गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज ज़रा जल्दी चालू करते हैं क्योंकि 3 पेज ख़त्म करनी है। हो सके तो ये 8 मीटिंग जो है वो कंप्लीट कर देते हैं आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक सामान्य व्यक्ति का जो उसके अंदर जो विचार की प्रक्रिया इतनी फास्ट चलती रहती है, जिसको तावरिया जी हैवी नॉन स्टॉप ट्रैफिक कहते हैं। तो विचारों का नॉन स्टॉप हैवी ट्रैफिक हमारे अंदर चलता रहता है और इसके कारण अंदर जो एक ट्रांसेंडेंटल हैपनिंग होती है उसका एक्सपीरियंस हमें हो नहीं पाता है। मतलब ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस के लिए एक वैक्यूम क्रिएट करना ज़रूरी है। जहाँ विचार नहीं हो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो ही एक ट्रांसेंडेंटल जो है, जो इंद्रियातीत अनुभव जो है वो हो सकता है। तो ये सामान्य व्यक्ति क्योंकि वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकता है, उसको ना बंद कर सकता है ना कुछ कर सकता है, इसीलिए ये हमेशा चालू रहता है। और जो अंदर ट्रांसेंडेंटल हैपनिंग तो हर समय चालू रहता है, बनता रहता है, पर वो रजिस्ट्रेशन एरिया तक आ नहीं पाता और रजिस्टर नहीं हो सकता, इसीलिए वो एक्सपीरियंस हमें महसूस नहीं होता है। तो ये बात हमने देखी थी। और दूसरी बात ये थी कि वैसे तो हर व्यक्ति इसीलिए नसीबदार भी है कि ये ट्रांसेंडेंटल विजडम जो है उसके ऊपर हमेशा विजडम का ये बादल का बरसना हमेशा चालू रहता है। पर यही बात है कि ये ट्रैफिक की वजह से उसका वो अनुभव नहीं कर सकता है। बाकी हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता तो दी हुई है, हर व्यक्ति इस माने में ब्लेस्ड है, नसीबदार है। पर क्योंकि ये वो झेल नहीं सकता, वो उसको ले नहीं सकता एक्सपीरियंस को, तो वो जैसा है वैसा ही वो रहता है। इतनी बात लास्ट टाइम हमने देखी थी। अब आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 118 जेरोक्स में और ब्लैक वॉल्यूम में 340। Not understanding the complex nature and structure of the wonderful human brain, all schools and teachers and preachers lay down the rule that the thinking instrument area must be subdued and must be quieted. This movie camera area of the brain, and they then expect a no mind, no thought condition which cannot ever be created. For mind or brain are no synonymous. Thus the aspirants are frustrated. तो चलो प्रॉब्लम कहाँ है कि चलो मानते हैं कि सामान्य व्यक्ति को तो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा विचार की प्रक्रिया क्या चल रही है उसका कॉम्प्लेक्स नेचर क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट किस तरह काम करता है, इसका वर्किंग किस तरह होता है, ये सामान्य व्यक्ति को नहीं मालूम है तो ठीक है। पर प्रॉब्लम यहाँ तब आता है कि जब जो टीचर्स है, प्रीचर्स है, उन लोगों को भी ये पता नहीं है, उसको भी वो समझते नहीं है कि ये थिंग जो मेडिटेशन सिखाते हैं, मेडिटेशन की शिविरें लेते हैं, वो भी ये नहीं जानते कि ये हमारे अंदर अलग अलग विभाग है और अलग अलग विभाग का अलग अलग काम है। मेडिटेशन करना है तो उसके लिए ब्रेन का कुछ और हिस्सा है जिसको जगाना पड़ता है। पर प्रॉब्लम यह होता है कि ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया जो है वहाँ से उसको लेके लोग ध्यान करने बैठते हैं, तो फिर ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये टीचर्स प्रीचर्स वगैरह ने क्या किया कि एक रूल बना दिया है, और वो रूल में ऐसा है कि भाई ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट सबड्यूड होना चाहिए, वो नियंत्रित होना चाहिए, जब हम चाहे तब उसको शांत कर सके ऐसा होना चाहिए। तो ये एक मूवी कैमरा जैसा है जो अंदर चलता रहता है। और फिर ये लोग ऐसा एक्सपेक्ट भी करते हैं कि भाई अब हम ध्यान में बैठे हैं तो नो माइंड की कंडीशन हो जाएगी, नो थॉट की कंडीशन हो जाएगी, कि वो
जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब जो बेसिक तकलीफ ये है कि माइंड और ब्रेन जो है वो लोग उनको सिनोनिमस समझते हैं, मतलब एक समान समझते हैं। ब्रेन है वही माइंड है और माइंड है वही ब्रेन है। और बार बार यहाँ ये पेपर में जिक्र किया गया कि ये दोनों अलग है। तावरिया जी की सिस्टम के अंदर फंडामेंटल बात यही है कि ब्रेन ब्रेन है, माइंड माइंड है, दोनों अलग है, दोनों का काम अलग है। और वो किस तरह काम करते हैं, ये उसकी पूरी जो टेक्नोलॉजी है, वो जो कोई ध्यान करना चाहता है, जो और ये जो टीचर है, सिखाने वाले हैं, उन सबको जानना चाहिए। पर यही प्रॉब्लम है कि ये जानते नहीं है, तो इसीलिए फिर साधक जो है वो निराश हो जाता है। अब होता यही है कि क्योंकि अब ध्यान एक ऐसी बाबत है कि बहुत आसान चीज़ है, तो लोग ध्यान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आसान मतलब कि अपेरेंटली आसान है, बाकी तो सबसे डिफिकल्ट ध्यान चीज़ है। तो लोग ध्यान में बैठने का प्रयत्न कर, शिविर में जाते हैं, वहाँ कुछ टेक्निक या माहौल की वजह से थोड़ा थोड़ा ध्यान जैसा कुछ लगता है, एक शांति का अनुभव होता है। फिर घर आके वही प्रयत्न करते हैं, पर वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो माहौल भी घर में नहीं होता है। और फिर दिन भर में जो हम प्रवृत्ति करते हैं, उसकी जो इम्पैक्ट है, उसकी जो छाप है, वो हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ती रहती है। तो उसके कारण उसके विचारों चालू रहते हैं। तो ध्यान में बैठते हैं, पर वो विचारों से मुक्त नहीं हो सकता व्यक्ति, इसीलिए वो फिर निराश हो जाता है। और न तो उसको वहाँ शिविर में सिखाया जाता है कि जब ध्यान में बैठते हैं तो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को किस तरह अलग करना है, उसको शांत करना है। और फिर जो कोई और जो ब्रेन का एरिया है, जिसको हम साइलेंट एरिया कहते हैं, तो वहाँ कुछ उधर की ओर जाके फिर कुछ ध्यान करने का प्रयत्न करे तो हो सकता है। पर तावरिया जी तो ये भी ना कहते हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो, ऐसा नहीं है ध्यान के लिए कि भाई जब चाह और आप पालथी मारकर बैठ गए, आंख बंद कर दी तो ध्यान हो गया। क्योंकि ध्यान के लिए एक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है, और जब वो कंडीशन बरोबर परफेक्टली होती है तो ही ध्यान उसका आविष्कार होता है। ये निद्रा जैसा है, स्लीप जैसा है कि भाई हम दिन में फ्रेश है तो, और हम सोचते हैं चलो जरा नींद ले ले, जरा सो जाए। तो दिन में अगर सोते हैं तो थोड़ी नींद आ जाएगी, क्योंकि हम फ्रेश है। अभी वो कंडीशन नहीं बनी है कि जिसके लिए निद्रा के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो अभी बनी नहीं है, तो निद्रा कैसे आएगी। वही बात ध्यान के लिए है। और ध्यान के लिए अगर हम साधना और प्राण की साधना करते हैं, प्राण को ट्रेन करते हैं, और फिर जो ट्रेन प्राण है जिसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर जगह पर, ब्रेन में उसको पहुंचा सकते हैं, हमारा अटेंशन कोई पर्टिकुलर जगह पर जाता है, तो फिर वहाँ ध्यान बनने की संभावना होती है। ध्यान में बैठने से कभी ध्यान नहीं होता है। और ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है, ध्यान में जब बैठते हैं तो दिमाग ज़्यादा भागता है। उससे तो अच्छा आप रिलैक्स बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी एक शांति का अनुभव हो सके। तो ये एक प्रॉब्लम हर जगह पर है, और साधक इसके कारण निराश हो जाता है। इट कैन बी स्टेटेड इन ए पर्टिकुलर मैनर अगेन। तो फिर से वो प्रैक्टिकल मैनर अगेन, तो प्रैक्टिकल मैनर क्या है उसकी, वो फिर से वो बताना चाहते हैं। और उसका एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम देखा था, वो जो टीवी सेट का और दिल्ली का प्रोग्राम, दूरदर्शन का प्रोग्राम और लोकल जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में। तो यहाँ फिर से वही कुछ बात करते हैं। सपोज द एल्डर्स इन द फैमिली want their first program, and the children in the family want to watch the second program, that is the subtle relationship। तो उस समय हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई पहले के ज़माने में खास करके जो नया नया टीवी आया था तो एक ही चैनल का टीवी होता था। तो कोई दो तीन जगह से अगर कुछ ब्रॉडकास्ट होता है तो हर चैनल वो व्यक्ति देख नहीं सकता था, उसको कोई चॉइस नहीं थी। वो एक चैनल के ऊपर जो आता था वही वो देख सकता था। वो दूसरा प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली उसमें वो जा नहीं सकता था उसी समय।
तो यहाँ ये जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो फर्स्ट प्रोग्राम मतलब कि जो लास्ट टाइम देखा था कि जो दिल्ली से दूरदर्शन का प्रोग्राम जैसे आ रहा है और एक ही चैनल पर आ रहा है, तो वो चिल्ड्रन का प्रोग्राम है। और दूसरा जो है फैमिली का लिए वो सेकंड प्रोग्राम है। जो सटल रिलेशनशिप हमने देखी थी, एक रिलेशनशिप ये थी कि चिट्ठी जो है वो चिट्ठी के साथ में कांटेक्ट करके जो एक्सपीरियंस ट्रांसेंडेंटल का एक्सपीरियंस किया जाए, मतलब कि अंदर कुछ देखा जाए, वो था। और दूसरा जो है वो IESM केंद्र जो है उसको शांत करके दूसरा जो है वो दूसरा रिलेशन उस तरह हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा दो बात उन्होंने बताई थी। सेकंड, सटल रिलेशनशिप taking place between front lobe but without the functioning of the four centers IESM, and the first relationship taking place in the above। तो इस तरह दो प्रकार की ये बताई थी। It would amount to saying that either of them have to forego or sacrifice or use 2 TV sets with more than one channel। अब अगर फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, देखने वाले हैं, तो फिर 2 सेट भी होना चाहिए और एक से ज़्यादा चैनल वाला वो टीवी सेट होना चाहिए। तो ये 2 सेट के ऊपर 2 व्यक्ति अलग अलग देख सकती है और उसको जो मनपसंद चैनल है उसे वो देख सकती है। Supposing there is no good program either at Delhi or Bombay, the subtle relationship, even then the children would like to watch, in which case on one set they can be given a video cassette program of their liking। अब उस जमाने में तो 80s के अंदर तो वीडियो जो होते थे उसकी कैसेट आती थी। तो आपको कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखना है, कोई इसमें मज़ा नहीं है, तो फिर कैसेट आप लगा दो VCR के अंदर और वो कैसेट लगा कि कैसेट का जो प्रोग्राम है वो आप देख सकते हो। तो इस तरह एक तीसरा भी ऑप्शन यहाँ दिया जाता है। सो इन दिस केस द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया ऑफ द चिल्ड्रन एंड द सी एरिया आर द एडल्ट। तो यहाँ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का जो एरिया है उसको वो चिल्ड्रन के रूप में बताते हैं और जो साइलेंट एरिया जो है वो एडल्ट के रूप में बताते हैं। हियर योर नॉलेज ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल फॉर। अब यहाँ थिंकिंग प्रोसेस क्या है उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। अगर वो जानते हैं तो ही फिर आप इस तरह काम कर सकते हैं। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल in such families, the children or the adults have to go through frustration। तो फिर से वही बात है कि अगर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से ही काम लेते हो और हर समय थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ही, जैसे कि एक चैनल का प्रोग्राम तो उसको थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रोग्राम ही चल रहा है और वो फिर न कि चिट्ठी के साथ जुड़ पाता है और न कोई ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस का अनुभव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में फैमिली के अंदर सबको जो है वो निराशा ही मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपना मनचाहा प्रोग्राम देख नहीं पाएगा, जो आता है उसको सिखाना पड़ेगा। तो हमारे लिए भी यही बात है कि हर समय हमारे अंदर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा ये मूवी कैमरा चल रहा है और जो दिखा रहा है हमें 5 इंद्रियों द्वारा जो अंदर इम्पल्स आते हैं और जो पिक्चर अंदर आता है वही हम देख पाते हैं। हमें अभी हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही है, कोई चॉइस नहीं है, कोई कैसेट या और कुछ नहीं है हमारे पास, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ही है और उसको हमें कंपलसरी देखना पड़ता है, उसको ही रन करना पड़ता है। द मूवी कैमरा मस्ट वर्क बट गिव इट ए वीडियो टेप to play। Ask the jinn to straighten the tail of a dog, otherwise it will lead to frustration। The movie camera cannot stand still even for a fraction of a moment। Try to understand this।
अब ये मूवी कैमरा जो है हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको उसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ एक वीडियो टेप की बात की है। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो विचार जो है वो जो रिपीट विचार रहते हैं, वीडियो में क्या होता है कि विचार एक प्रोग्राम है, वीडियो के अंदर जो प्रोग्राम है उसको हम बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो हमारे अंदर भी जो मेमोरी पैटर्न पड़ी है उसकी जो सीरीज है, पूरी सीरीज ऑफ मेमोरी पैटर्न, वो रिपीट होती रहती है। तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, जो विचार एक ही प्रकार के विचार चलते ही रहते हैं। ये वो सब्जेक्ट शायद अलग भी हो सकता है, पर फिर भी बात तो वही की वही घूम घूम के आती है। तो इस तरह ये हमारे अंदर भी ये वीडियो टेप इस तरह की, या जिसको कहे कि ये सीरीज ऑफ मेमोरी पैटर्न रिपीट करती रहती है। अब पहले जो अरेबियन नाइट्स की बात जो टेल्स होती थी, उसके अंदर एक जिन का एक पात्र आता था। तो वो जो चिराग होते हैं, वो जो उसका मालिक होता है, चिराग घिस के जिन को हाजिर करता है और जिन को कुछ काम सौंप देता है। अब जिन को ऐसा है कि हमेशा काम देना पड़ता है, अगर जिन को फ्री रखोगे तो वो फिर वो मालिक को ही वो परेशान करता है। तो हमारा जो ब्रेन है या थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा ही है कि वो जिन जैसा है, वो उसको एक काम सौंप देना पड़ता है। और ये जैसे कुत्ते की दुम होती है, तो जिनको बोलना पड़ता है कि भाई तू अभी कुत्ते की दुम जो है उसको सीधी करता है, तो वो तो सीधी होती नहीं, जैसे वो हाथ उठाता है कि फिर वो टेढ़ी हो जाती है। तो फिर इस तरह वो माइंड जो है वो या अपना जो ब्रेन है वो इस तरह ऑक्यूपाई रहता है। पर वो अंत में तो इससे एक फ्रस्ट्रेशन ही आता है, एक इसके अंदर एक बोर्डम फील होता है कि एक ही चीज रिपीट 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 होती है। तो फिर क्योंकि ये मूवी कैमरा हमारा है, वो एक सेकंड के लिए भी वो रुकता नहीं है, वो स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। ये एक गड़बड़ हमारे अंदर है। अब 2 पॉइंट यहाँ फिर से बताते हैं। सो वी कम टू द कंक्लूजन that the registration area of the front brain is useful to the thinking instrument of the brain only when the four centers IESM function। तो पहली बात ये है कि जो हमारा फ्रंट ब्रेन के अंदर रजिस्ट्रेशन एरिया है और उसके अंदर IESM केंद्र है, तो जब ये IESM केंद्र काम करते हैं, क्योंकि वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आते हैं, ये इसका ही हिस्सा है। तो जब IESM केंद्र जब फंक्शन करते हैं तो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करता है। और दूसरी बात उससे अलग है, द रजिस्ट्रेशन एरिया ऑफ द फ्रंट ब्रेन इज यूजफुल टू सी द साइलेंट एरिया और होली ग्राउंड ओनली व्हेन द फोर सेंटर्स IESM डू नॉट फंक्शन। देखो दो ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है और दूसरा साइलेंट एरिया का हिस्सा है। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। दोनों के लिए IESM तो है केंद्र के अंदर, पर एक के अंदर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये है कि IESM को कंपलसरी काम करना पड़ता है। वो केंद्र काम नहीं करते तो थिंकिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। और दूसरी बात जो है, जब आपको साइलेंट एरिया में जाके कुछ वहाँ से कुछ लाना है या वहाँ कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो भी IESM का रोल है, पर वो रोल ये है कि उसको शांत हो जाना पड़ता है, चुप हो जाना पड़ता है, उसको कोई फंक्शन नहीं करना पड़ता है। तो ही साइलेंट एरिया में से जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ साइलेंट एरिया के ये रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर आएगा और उसका रजिस्टर होगा, तो फिर वो एक्सपीरियंस हमें पता चलेगा। तो दो सिटी अंदर बनती है, एक साइलेंट एरिया की और एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की। दोनों के अंदर IESM का कुछ रोल है। तो पहला जो है वो व्यवहार के लिए है और दूसरा जो है वो ध्यान के लिए है। बिकॉज इफ दे मतलब IESM function, the transcendental happening is washed away and do not become experience. This is the secret of real yoga and Zen. This is why advanced yoga and Zen masters maintain that Buddha or Christ nature is always with us and there can be no talk of a gaining or developing it.
तो ये जो है वो यही बात है कि ये ट्रांसेंडेंटल हैपनिंग जो है वो उसका अगर अनुभव करना है तो ये जो ऊपर बताया इस तरह IESM केंद्र को शांत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो जो है वो उसको फिर पूरा वॉश कर देगा, उसको धो देगा। तो ट्रांसेंडेंटल हैपनिंग जो अनुभव जो अंदर आ रहा है वो आ ही नहीं पाएगा, और या तो आएगा तो वो वॉश आउट हो जाएगा। यही जो है वो योगा और ज़ेन का सीक्रेट भी कहते हैं। मतलब कि IESM केंद्र के ऊपर किस तरह आप काम करते हैं उसके अंदर ही पूरा सीक्रेट पड़ा है। अगर IESM का उपयोग आपको व्यवहार में है तो आपको उसका IESM केंद्र का उपयोग करना पड़ेगा, तो वो आप उस समय उसको चालू करो। और जब आप ध्यान में जाना है, कुछ ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस को लेना है, तो आपको उसको बंद कर देना पड़ेगा। ये एक की है और यही एक उसका सीक्रेट भी है। तो रियल मास्टर्स होते हैं तो वो धीरे इसको शिष्य को सिखाते हैं कि भाई देखो किस तरह IESM केंद्रों को बंद करना है और साइलेंट एरिया को चालू करना है, और जब व्यवहार में होते तो IESM केंद्रों को चालू रख के साइलेंट एरिया को सेकेंडरी बनाना है। ये मास्टर जो कोई होते हैं रियल, वही ये सब सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और यही एडवांस योग के अंदर भी ये जो गुरु होते हैं ये बताते हैं कि भाई इस तरह हम बुद्धा या क्राइस्ट नेचर जो है हमारा, मतलब हमारा जो मूलभूत स्वभाव जो है अंदर का, जो जिसमें सी एरिया के साथ, साइलेंट एरिया के साथ हम रहकर जी सकते हैं, इस तरह की जो स्थिति है वो बुद्ध और क्राइस्ट नेचर है, और उसके साथ हम जी सकते हैं। तो उसको फिर पाने की या डेवलप करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात हमें समझनी है कि कोई कुछ प्राप्त करना नहीं है, कुछ चीज़ जो है उसका हम सही ढंग से उपयोग करते हैं कि नहीं, वही हमारे लिए उपयोगी बात है। बुद्ध नेचर इज द कांस्टेंट पोरिंग ऑफ द विजडम क्लाउड इन सी the silent area of the brain, and this is a fact of life, something really taking place always in all human beings, and so each one of us is always blessed. Only in our ignorance, avidya, we deny to ourselves this greatest of all blessings. अब ये बात फिर से यहाँ एक दोहराते हैं कि जो हमारा बुद्धा नेचर है, जिसके अंदर हम साइलेंट एरिया के साथ में हम जुड़ जाते हैं, और वो हो सकता है और वो लाइफ की फैक्ट भी है कि भाई इस तरह व्यक्ति जी सकता है, क्योंकि हमारे जो योगी महर्षि वगैरह थे या जो बुद्ध वगैरह जो महापुरुष हो गए वो इसी तरह जीते थे। तो ये सबके लिए ये पॉसिबल है, ये सबके लिए हो सकता है, और इसीलिए हर व्यक्ति जो है वो ब्लेस है। हर व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार का एक आशीर्वाद है, या हर व्यक्ति सदनसीब है कि उसके अंदर ये चीज़ भगवान ने दी हुई है। पर क्योंकि हमारे अंदर अविद्या इतनी पड़ी है, इग्नोरेंस इतना पड़ा है कि हम उसको डिनाई करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, जो कि सबसे महान आशीर्वाद हमारे साथ में दिया हुआ है, उसको ही हम स्वीकारते नहीं हैं। नाउ अराइज मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। A. How can brain processes and neural processes of a area take place and also be registered and experienced? And also B. The pouring of wisdom cloud in silent area C of the brain that arrives at registration area be also registered and experienced? तो दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कहते हैं कि ब्रेन प्रोसेस और न्यूरल प्रोसेस जो है, जो यहाँ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया के अंदर जो बनता है, वो किस तरह रजिस्टर होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो किस तरह रजिस्टर होती है और उसका एक्सपीरियंस किस तरह हो सकता है। तो ये प्रक्रिया नॉर्मली तो हम जानते हैं कि भाई इम्पल्स आता है और मेमोरी पैटर्न को मिलता है, और फिर टॉप सॉइल से ऊपर से वो आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में जाते हैं। वहाँ 4 केंद्र है IESM केंद्र, और वहाँ IESM केंद्र के पास में इम्पल्स जो है वो डिकोड होता है और फिर एक पिक्चर बनता है। उससे पहले एक नेगेटिव है
और जब IASM केंद्र के ऊपर ये खुलता है तो फिर वो पॉजिटिव एक विचार का अंतिम रूप लेता है और फिर वहाँ से आग्नेय चक्र से वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक एक्सपीरियंस जो है वो ये मेथड हमें बताया गया है। पर दूसरी बात क्या है कि साइलेंट एरिया के ऊपर जो विजडम का जो क्लाउड जो बरस रहा है उसको वो जो जब वो रजिस्ट्रेशन एरिया के ऊपर आता है तो किस तरह उसका वहाँ रजिस्ट्रेशन होता होगा और किस तरह वहाँ का एक्सपीरियंस होगा। तो ये दूसरा एक सवाल है। सी, it is true many processes could be concurrent, but experience of both and such diverse processes, how can they be concurrent? तो यहाँ दो अपोजिट प्रक्रिया है, दोनों जो है वो डाइवर्स प्रक्रिया है, भिन्न असमान प्रक्रिया है कि एक के अंदर जो है वो जिसके अंदर जैसे हमने ऊपर देखा कि IASM केंद्रों का चालू होना जरूरी है और प्रक्रिया बनती है, पर दूसरे के अंदर IASM का केंद्र का होना मतलब कि उसका काम करना बंद होना चाहिए तब प्रोसेस बनती है। तो दोनों अपोजिट प्रक्रिया जो है उसका कॉन्करेंट मतलब साथ साथ में किस तरह अनुभव हो सकता है। तो ये तीसरा प्रश्न है। इफ रजिस्ट्रेशन एरिया इज फॉर कॉमन यूज एज स्टेटेड अबव इन 1 and 2, the former one requiring the 4 centers to function and second the latter requiring the 4 centers not to function, then in this case how can 1 and 2 be reconciled? तो वही बात है कि पहले के अंदर IASM केंद्र नहीं काम करते हैं, दूसरे में पहले में काम करते हैं, दूसरे में नहीं करते हैं, तो दोनों फिर रिकंसाइल कैसे बन सकते हैं, उनका मेल मिलाप किस तरह हो सकता है। दिस इज ए वेरी sensible question, but if we have studied previous notes carefully, we get the answer. Education of A, the thinking area leads to stage 3A. This much is necessary, for without this no leap is possible. Now study diagram 3A. तो उसका आंसर ये है कि प्रीवियस नोट्स के अंदर उन्होंने ये सब बताया ही है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 3A का स्टेज तक तो पहुंचना पड़ेगा। जब हम 3A स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे तो दोनों जो दो प्रोसेस है, दोनों में IASM केंद्र का हमें उपयोग करना है नहीं करना है वो हमें एक चॉइस आ जाएगी। जैसे वो चैनल की बात थी, वही बात यहाँ फिर होती है कि जब हम 3A के ऊपर पहुंचते हैं तो फिर हम अगर हमें व्यवहार करना है तो हम IASM केंद्र का उपयोग करके करेंगे, और 3A में रहकर हमें फिर आगे 3B में जाना है या ध्यान की स्थिति में जाना है तो वहाँ हम IASM केंद्रों को बंद कर देंगे और साइलेंट एरिया को एक्टिव करेंगे। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये है कि व्यक्ति को 3A स्टेज तक तो पहुँचना ही पड़ेगा, उसको ये एरिया को एजुकेट करना पड़ेगा, तो ही फिर वो जो है वो इस तरह दोनों स्थिति में रह सकता है, व्यवहार में भी रह सकता है जब चाहे, और जब चाहे ध्यान की स्थिति में जाना है तो वो जा सकता है। तो ये 3A का एरिया जो है, 3A का जो डायग्राम की स्थिति है वो एक माइलस्टोन जैसा है, वहाँ तक साधक को पहुँचना ही पड़ता है। तो व्यक्ति जब हाउस होल्डर की तरह काम करता है तो वो डायग्राम A में रहकर काम करता है, मतलब 3A में रहकर काम करता है। पर जब उसको फिर ट्रांसेंडेंटल हैपनिंग या ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस लेना है तो फिर उसको वो 3B में जाना पड़ता है। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए 3A और 3B के अंदर क्या फ़र्क है। और फिर इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आगे वो बताएंगे कि फिर इतनी एक मास्टरी आ जाती है कि कोई भी मोमेंट के ऊपर 3A में से 3B में भी जा सकते हैं और 3B में से 3A में भी आ सकते हैं एनी टाइम, वो भी इसके लिए फिर पॉसिबल हो सकता है। नन बिकॉज मतलब कि A और जो B है, डायग्राम 3A और B, उसमें वैसे कोई अंतर नहीं है, बिकॉज द वाइटल रिक्वायरमेंट्स आर सेम इन डायग्राम A
and in diagram 3A and 3B. That is 1. Spiritual will. Second, first grade of the energy of essence of consciousness. 3. Refined emotions. This enables one to freely operate the most important gates and valves or blocks, one situated at taluka or medulla and the other at the base of the spine. These two work like a two-way switch, that is, when one is open, the other is in closed position and vice versa. Operation of these important blocks or valves is not possible unless one reaches the 3A डायग्राम स्टेज. तो यहाँ कहते हैं कि वैसे कोई दोनों के अंदर खास अंतर नहीं है 3A और 3B के अंदर, क्योंकि तीन जो शर्त है वो दोनों के लिए जरूरी है. तीन चीज जो जरूरी है वो दोनों में होनी चाहिए. तो एक है स्पिरिचुअल विल. ये व्यक्ति के अंदर चाहे 3A का है या 3B का है, उसके अंदर स्पिरिचुअल विल निर्माण होनी चाहिए. तो पहले हमने देखा था 3 प्रकार की विल, न्यूट्रल विल, स्पिरिचुअल विल और इंटेलेक्चुअल विल. तो ये स्पिरिचुअल विल जो है वो सबसे ऊपर की है, सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल विल है. स्पिरिचुअल विल मतलब कि यहाँ जो ब्लॉक की या वाल की बात की गई है, वो स्पिरिचुअल विल से वो वाल को बंद कर सकता है या खोल सकता है. या जो 2-वे स्विच की बात है, तो कौन सी स्विच अभी चालू करनी है, मतलब हाउस होल्डर वाली या साइलेंट एरिया वाली, तो वो जो है स्विच उसके हाथ में है और वो स्पिरिचुअल विल से ये हो पाता है. सामान्य व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल विल है ही नहीं, तो वो इस तरह वर्क नहीं करता है. दूसरी बात ये है फर्स्ट ग्रेड ऑफ द एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस. तो वो भी हम जानते हैं कि ये ऊर्जा जो है, ये एनर्जी है, उसके 3 ग्रेड है. और सामान्य व्यक्ति जो है वो 3rd ग्रेड के साथ जीता है. फिर जब हम अभ्यास करते हैं तो 2nd ग्रेड पर आते हैं, और फिर 1st ग्रेड जब निर्माण होता है तो फिर ये व्यक्ति 3A और 3B दोनों में वो काम कर सकता है. और तीसरी बात रिफाइंड इमोशन. अब इसके इमोशन जो है वो रिफाइंड हो गए, IESM केंद्र बैलेंस में आ गए. कोई इमोशन डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कोई इमोशंस ओवर पावर नहीं करते हैं, उसके अंदर अभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, सब कंट्रोल में है. ऐसी स्थिति अंदर जब जन्म लेती है तो फिर ये 3A और 3B के अंदर व्यक्ति काम करता है. ये 3 चीज जो है वो कॉमन है, दोनों के लिए जरूरी है, ये वाइटल रिक्वायरमेंट है. और ये जब होती है तो व्यक्ति फ्रीली इसको करने के लिए फिर एनेबल होते हैं, सक्षम होते हैं. तो क्या करना होता है कि जैसे ये सब हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ एक रिवीजन ही है कि 2 प्रकार के वाल है हमारे अंदर. एक जो है वो बेस ऑफ द स्कल है, जिसको हम तालुका या मेड्यूला भी कहते हैं, और दूसरा जो है बेस ऑफ द स्पाइन है, मतलब नीचे का हिस्सा जो है वो स्पाइन का नीचे का हिस्सा. एक वहाँ एक वाल या ब्लॉक है, और दूसरा यहाँ ऊपर जहाँ से ब्रेन चालू होता है. अब वो 2 जगह पर वाल है. अब वाल का एक कंडीशन ये है कि वो हमेशा एक वाल को चालू रहना पड़ता है, दोनों कभी भी चालू नहीं रह सकते, ना कभी दोनों बंद भी रह सकते हैं. हाँ, दोनों बंद एक 3 जब डायग्राम 3C के अंदर व्यक्ति जाता है तो वो दोनों को भी बंद कर सकता है, पर वो एक बिल्कुल अलग बात है. पर नॉर्मल कोर्स में व्यक्ति वो एक वाल को नीचे का खोलेगा तो ऊपर का बंद होगा, और ऊपर का खोलेगा तो नीचे का बंद होगा. अब सामान्य व्यक्ति के अंदर हमेशा नीचे का वाल जो है वो बंद होता है और ऊपर का वाल खुला होता है. तो इम्पल्स जो अंदर आता है वो सीधा, क्योंकि ऊपर का वाल खुला है तो इम्पल्स ब्रेन के अंदर चला जाता है, और ब्रेन के अंदर जो पिछले हिस्से में जो मेमोरी पड़ी हुई है, मेमोरीज, तो वहाँ से A और B एरिया से वहाँ से वो मेमोरी को उठा के, आइडेंटिकल मेमोरी को उठा के, फिर वो इम्पल्स और मेमोरी आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में आते हैं और वहाँ विचार बनता है. ये सारी प्रक्रिया यहाँ है. तो व्यक्ति जब 3A के अंदर होता है तो उसको ये प्रक्रिया को चालू रखना पड़ता है. पर जब वो उसको ध्यान में जाना है
तो फिर इम्पल्स और मेमोरी ये दोनों का मिलाप नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ वो ऊपर वाला जो वाल है उसको बंद कर देता है ताकि इम्पल्स अभी ब्रेन में न जाए पर वो दूसरी जगह से बाहर निकल जाए। इस प्रकार का ये पूरा एक ऑपरेशन अंदर चलता रहता है। पर 3A तक व्यक्ति को पहुंचना पड़ता है, तब ये दो चीज का वो उपयोग कर सकता है। What can happen when the block at taluka or medulla is in open or closed position? When in open position, in diagrams stage 1 and 2, this block at taluka or medulla is always in open position, and so the block at the base of the spine is always in closed position, and the individual is in no position to operate these valves or block, and so the understated processes must take place and cannot be avoided. तो अभी जो हमने बात की वही बात यहाँ आती है कि जो है नीचे का जो वाल है वो हमेशा सामान्य व्यक्ति के अंदर बना होता है और ऊपर वाला खुला रहता है, और इसके लिए उसकी कोई चॉइस नहीं है सामान्य व्यक्ति के अंदर। और फिर जो नीचे बताए इस तरह की प्रोसेस उसमें होती है जिसको अवॉइड नहीं किया जाता है। अब क्या है वो प्रोसेस? द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया ऑफ द ब्रेन ए वर्क्स नॉन स्टॉप while an erratic and experience is passive. The four centers IESM always working or functioning non-stop, and all processes running out of the organism at point number 8, and with it whatever is happening in C, the silent area, and reaching here is also washed out of the organism. This is in short the operation of the thinking instrument of individual at 1 and 2 diagram stage. तो ये भी बात हमने देखी कि भाई ये जो है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का ये कांस्टेंट तो ये एरिया चालू रहता है, तो इसके लिए नॉन स्टॉप थिंकिंग हमारे अंदर वो चालू रहता है, जिसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस जो है वो पैसिव हो जाता है, क्योंकि विचारों के अंदर ही हमारी चेतना डूबी हुई है, चेतना खुली नहीं है, तो एक्सपीरियंस कुछ और नहीं कर सकती है, वहाँ पैसिव एक स्थिति है। और IESM के अंदर जो है वो फुल्ली वर्किंग कंडीशन के अंदर होते हैं, और इस तरह जो विचार बनते हैं वो फिर रजिस्ट्रेशन एरिया से बाहर निकल जाते हैं। और फिर जो साइलेंट एरिया C के अंदर जो गतित होता है, वहाँ जो कुछ प्रक्रिया चलती है ये यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया तक आ ही नहीं पाती है, और इसीलिए यहाँ उसका कोई अनुभव होता नहीं है। अगर वो आती है तो उसका वॉश आउट हो जाती है। तो साइलेंट एरिया के अंदर तो कुछ टपकता है वो विजडम वाला क्लाउड से, तो वो टपकता है, पर वो फिर अगर वहाँ यहाँ तक आता भी है वो ज्ञान, तो वो ट्रैफिक की वजह से ये वॉश आउट हो जाता है। ये स्थिति थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में सामान्य व्यक्ति जो डायग्राम 1 और 2 वाले है उसके अंदर इस तरह की स्थिति बनती है। When in close position, अब अगर वाल बंद होते हैं तो क्या होता है? In diagram stage 3A or 3B, this block at taluka or medulla is now in close position, not by itself, but the individual using spiritual will is able to close or open this lock और ब्लॉक एट विल। अब यहाँ जो है वो डायग्राम 3 की जो व्यक्ति है 3A और 3B वाली व्यक्ति, उसके अंदर क्या है कि वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से वो यहाँ जो तालुका का पीछे वाला जो वाल है या ब्लॉक है उसको वो बंद कर देता है अपनी मर्जी से, ताकि वो इम्पल्स अंदर जा ना पाए। ओपन व्हेन ब्लॉक एट विल, open when one wishes to be in diagram 3A stage, and close when one wishes to be in 3B stage. This can be done in fraction of moment. We have seen what happens when open. We shall examine what happens when closed. Please remember, normally it is kept open, but whenever required is turned
to close position. अब यहाँ जो है वो यही बात है कि ये 3 और 3A के अंदर वो उसका ऊपर वाला वाल को ओपन रखना पड़ता है और 3B के अंदर उसको बंद कर देना पड़ता है। अब वो जब ओपन होता है वो तो हमने देखा, पर अभी अगर वो बंद होता है तो क्या होता है वो भी यहाँ बताते हैं वो। और ये सब फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के अंदर होता है। इन क्लोज पोजिशन ऑल द इनकमिंग इम्पल्सिस कैन नॉट एंटर एंड आर स्टॉप्ड एट तालुका और मेड्यूला, सो नो नियर आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न्स आर ड्रॉन आउट एंड नो नेगेटिव इज मेड एंड नो recognition of the impulses. In the registration area, because the block at taluka or medulla is closed, the four centers will not function. Four centers IESM will not function for their work, that is, functions only when the valve or block at medulla is open and do not function when the valve or block at medulla is closed. अब जब ये क्लोज होता है तो क्या होता है, जैसे हमने पहले बात की इस तरह कि इम्पल्स जो है वो ब्रेन के अंदर जाता नहीं है और वहाँ जो ब्रेन के अंदर जो आइडेंटिकल मेमोरी पड़ी है उसको वो बाहर नहीं ले आ सकता है। तो फिर जो विचार या जो नेगेटिव बननी चाहिए वो बनती ही नहीं है और वहाँ कोई पहचान भी नहीं होती किस प्रकार का इम्पल्स आया। जैसे कि इम्पल्स एक आया कि बाहर हम एक चीज़ को देखते हैं, कार को देखते हैं, इसका इम्पल्स अंदर आ गया, पर अभी वो आइडेंटिकली मेमोरी पैटर्न को मिलेगा नहीं और जो नॉलेज है या ज्ञान है वो मेमोरी पैटर्न के अंदर, मेमोरी के अंदर है कि भाई ये कार है। जो पहचान है वो कार की पहचान का नॉलेज वो हमारी मेमोरी के अंदर है, पर ये दोनों मिल ही नहीं पाते। इम्पल्स तो आ गया कार का, पर मेमोरी में से वो कार का जो पहचान है वो मेमोरी निकलती नहीं है, तो फिर वो पहचान बन नहीं पाती है। तो इस प्रकार वो विचार कंप्लीट हो नहीं पाता है और यही स्थिति हमें चाहिए ध्यान के लिए। ये स्थिति होती है तो ही फिर ध्यान में व्यक्ति जा सकता है। व्हाट इज रिप्ले ऑन ए टीवी स्क्रीन? इट इज रिप्ले ऑफ ए टैप. ए टैप इज ए सीरीज ऑफ मेमोरी पैटर्न्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो ये जो हमारे जो जैसे पहले क्या था टीवी में कि प्रोग्राम नहीं कोई अच्छा है तो फिर वीडियो कैसेट चला लो, तो वीडियो कैसेट जो है वो क्या है, सीरीज ऑफ मेमोरी पैटर्न्स है और वो जो रिपीट चलती रहती है। मतलब कि हम हमारा अगर अनुभव को हम देखें तो हमारे अंदर क्या चलता रहता है, एक प्रकार की टैप ही अंदर चलती रहती है कि जिस प्रकार का ये विचार किया वो विचार किया, जो सारी चीज़ें जो भूतकाल है, जो विचार बन चुका है उसको ही हम बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे कहीं घूमने गए और वहाँ मज़ा आ गई, कोई अच्छा हो गया, तो उसको अंदर बार बार दोहराएंगे, वही विचार फिर वो कैसेट की तरह वो अंदर रिपीट होता रहेगा। वहाँ गए थे, ऐसा किया था, अच्छा खाया था, ये हुआ था, तो वो एक एक्सपीरियंस को रिपीट करता है। उसी प्रकार व्यक्ति जब दुखी होता है या फिर कोई अनुभव ऐसा होता है कि जिसमें उसको दुख हो, तो उसका भी वो इसी तरह रिपीटेशन अंदर होता है और इसी को तो हम ब्रूडिंग कहते हैं। ये ब्रूडिंग अंदर चलता रहता है कि वो दुख का विचार, या मानो किसी ने इंसल्ट कर दिया तो इंसल्ट का विचार बार बार आता रहेगा। तो ये जो है वो हमारा टीवी स्क्रीन जो है, मतलब IESM केंद्र का रजिस्ट्रेशन एरिया जो है वो टीवी स्क्रीन है हमारा, और इसके ऊपर रिप्ले यही होता रहेगा, हमारी मेमोरी पैटर्न से निकल के आएगा, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। तो ये चीज़ हमारे अंदर जो ये सारा पिक्चर यहाँ लिखा हुआ है वो हमारे अंदर घटित होता है। ये कोई नई बात नहीं है, पर क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते इसीलिए हमें ये तो समझ में नहीं आता है। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, भाई हाँ इसी तरह हमारे अंदर होता रहता है। The bowler does not bowl afresh. The batsman does not bat afresh. No catch or stumping is done afresh. There is no fresh action, no recognition needed, no reaction needed, for it is merely a repetition. तो अंदर ये जो एक अंदर मैच चल रही है
वो पुरानी मैच का ही रिप्ले चल रहा है। जैसे कि मैच तो कब की खत्म हो गई, फिर हम टीवी में देखते हैं ना, बाद में रिप्ले ये समाचार वाले बताते हैं कि भाई आज ऐसा हुआ, इस तरह की गेम हुई, इसने कोई गेंद डाला, ये किया। तो बाद में हम रिप्ले में सब कुछ देख सकते हैं। वही रिप्ले ये हमारा दिन भर चलता रहता है। मैच तो कब की खत्म हो गई, पर अब तो ये रिप्ले ही है, हमारा दिन पूरा रिप्ले में ही जाता है। ये बहुत अच्छी एक यहाँ उदाहरण दिया है, और ये हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह विचारों के गुलाम बन के जीते हैं। हमारे अंदर नया जैसा कुछ है ही नहीं, पूरी हर समय हम वह पुराने विचारों को लेके ही जीते हैं। कोई फ्रेश विचार अंदर नहीं आता है, कुछ भी अंदर अच्छी तरह नहीं आ सकता है। तो ये एक ऑब्जर्व करना चाहिए, और हमें हमारी स्थिति को ही जानना चाहिए, और इसे किस तरह ऊपर उठ सकते हैं ये समझना चाहिए। सच इज ब्रूडिंग, इसको ही ब्रूडिंग कहा जाता है। फ्रॉम मेमोरी पुल्स वी पुल आउट ए सीरीज वी वांट टू गो ओवर एंड ओवर अगेन, फॉर वी लव अवर मिजरीज एंड पेन। अब देखो, व्यक्ति दुख को भी छोड़ता नहीं है, ऐसा बताता है, ऐसा कहता है कि वे मुझे दुख से छुटकारा चाहिए, पर वो दुख की मेमोरी है उसको भी पकड़ के रखता है, उसको चिपक के रहता है, और बार बार वही दुख जो है वो सामने लाता है। न सामने लाता है, पर दूसरों के सामने बार बार वही कैसेट बजाता रहता है। मुझे तो ये हुआ, इतना लॉस हो गया, इतना दुख आया, मेरे शरीर में इतनी तकलीफ है। तो खुद भी वो अंदर ये उसको रिपीट करता है, और दूसरों के सामने भी वही चीज वो बार बार रिपीट होता है। तो इस तरह व्यक्ति एक सेल्फ पीटी के अंदर जीता है। ऐसी व्यक्ति का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। सेल्फ पीटी सबसे बुरी चीज है। व्यक्ति को कभी भी अपने दुख का गाना किसी के सामने नहीं बजाना चाहिए। जो हो रहा है वो उसको हमें अंदर संभाल के रखना है, और इससे हम किस तरह मुक्त हो सकते हैं वो देखना है। किसको कहने से, ये तो एक गलत मान्यता है कि किसको कहने से दुख हल्का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको अंदर वो दुख जो है उसमें से एक ऐसी चीज निकालनी है कि हमें और बल दे, और दोबारा ऐसा दुख आए तो वो हम उसको निपट सकें। तो ये एक मेमोरी जो है वो इस तरह हमारी रिपीट होती रहती है। इन दिस ब्रूडिंग वी नीड नो इनकमिंग इम्पल्सिस, नॉर recognition nor reaction of four centers IESM, that is do not function in the registration area, because reaction and recognition have already been done. This is a videotape going on within us, not a fresh TV program. तो वही चीज है, क्योंकि क्या होता है कि ये मेमोरी के अंदर जो पड़ा है ना, अभी उसको नए इम्पल्स की जरूरत नहीं है। वहां से ही वो वहाँ जो अपना मेमोरी का एरिया है, वहाँ वाल होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म वाल होते हैं, और वहाँ से वो मेमोरी बाहर निकलती रहती है। तो कोई घटना हमारे अंदर अच्छी या बुरी हो गई, उसकी जो मेमोरी पड़ी है वो वाल से बार, और खास करके हम शांत बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तब तो वो वाल में से और ज़्यादा ये चीज़ें निकलती हैं, और इसको नए इम्पल्स की ज़रूरत ही नहीं है। नया इम्पल्स आता है, और नई कोई फ्रेश मेमोरी उससे बाहर आके उससे कोई नया विचार बनता है। वही पुराना जो है वो अंदर खाली मेमोरी जो पड़ी है वही अंदर रिपीट होती रहती है। तो ये हमारा इस तरह अंदर ये वीडियो टेप चलती रहती है, उसमें कोई फ्रेश नया प्रोग्राम होता नहीं है। बट द रजिस्ट्रेशन एरिया, the front lobe, is not silent because of the forceful manner in which the series of memory patterns rush out at point number 8, refer diagram, and in doing so also wash out which comes from the area of the brain. अब यहाँ दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्योंकि ये अंदर जो कैसेट चलती रहती है, ये विचार अंदर के अंदर ही चलते रहते हैं, ब्रूडिंग चालू रहता है, इसीलिए ये जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन एरिया है, साइलेंट जो रजिस्ट्रेशन एरिया है फ्रंट लोब के अंदर, वो एकदम चालू रहता है, कॉन्स्टेंटली वो चालू रहता है। और
अब देखो यहाँ एक मजे की बात, नई बात क्या एक इसमें समझने को मिली है कि नॉर्मली हम ऐसा समझते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन एरिया चालू है उसका मतलब IESM केंद्र चालू है। नॉर्मली ऐसा हम समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन एरिया और IESM को एक ही समझते हैं। पर यहाँ आगे क्या कहा कि क्योंकि यहाँ कोई नया इम्पल्स अंदर नहीं आता है तो IESM केंद्र भी काम नहीं करते। IESM केंद्र काम नहीं करते पर रजिस्ट्रेशन एरिया तो काम करता है और बहुत हैवीली फोर्सफुली काम करता है। तो ये पॉइंट खास एक नोट करने जैसा है कि ऐसा नहीं है कि जब रजिस्ट्रेशन एरिया IESM केंद्र काम करते हैं तो ही रजिस्ट्रेशन एरिया काम करता है। वो जब हम विचारों के अंदर जो ब्रूडिंग के अंदर होते हैं उस दौरान IESM केंद्र चाहे नहीं काम करते हो पर रजिस्ट्रेशन एरिया जो है वो काम करता रहता है क्योंकि वहां से ही विचार को बाहर फेंकना है। तो ये बात खास समझनी है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर जो है वो C एरिया से अगर कुछ आता है साइलेंट एरिया से वो भी क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन एरिया ऑक्यूपाइड है इसलिए वहाँ कोई C एरिया की बात वहाँ पहुँचती नहीं है या वॉश आउट हो जाती है। This appears to be something like what happens in 3B stage but for different reason and in different manner. Here the block being closed, no incoming impulse pour in and so no near identical memory patterns are drawn out and so no recognition takes place because the whole route has changed. अब देखो ये कितना एक 3B एरिया के अंदर भी कितना इस तरह का सिमिलर जैसा ये होता है क्योंकि जब ब्रूडिंग होता है तो ब्रूडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, इम्पल्स नहीं, मेमोरी नहीं वगैरह वगैरह। वही चीज़ 3B एरिया के अंदर भी होता है। 3B एरिया के अंदर तो क्योंकि वहाँ तो हमने ऊपर वाला जो वाल है उसको बंद कर दिया है तो वहाँ इम्पल्स अंदर नहीं जाता है और मेमोरी को मिलता नहीं और विचार नहीं बनता है। पर ये जो है ब्रूडिंग के अंदर विचार चालू रहता है। दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि विचार जो है वो चालू रहता है ब्रूडिंग के अंदर और 3B के अंदर विचार संपूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। खाली साइलेंट एरिया से जो आता है उसका ये अनुभव व्यक्ति कर सकता है। वहाँ ये रूट ही एक चेंज हो जाता है। इज नो रिकग्निशन टेक्स प्लेस, no reaction takes place and hence IESM do not function and the registration area is silent. This is the vital difference. अब यहाँ जो है दोनों में अंतर क्या है? ब्रूडिंग के अंदर तो IESM केंद्र बंद है पर रजिस्ट्रेशन एरिया तो चालू है। यहाँ जो है वो 3B की स्थिति के अंदर ना IESM केंद्र काम करते हैं न रजिस्ट्रेशन एरिया भी काम करता है। वहाँ कुछ होता ही नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन एरिया एकदम साइलेंट है, इसीलिए वो फिर ट्रांसेंडेंटल हैपनिंग को पकड़ सकता है। तो ये एक वाइटल डिफरेंस ब्रूडिंग और 3B के स्टेज के अंदर है। दिस इज ऑब्वियस बिकॉज इफ देयर बी नो इनकमिंग इम्पल्सेस एंड मेमोरी पैटर्न्स दैट इज नेगेटिव थॉट पिक्चर, देयर इज नो वर्क फॉर दिस 4 centers. So we get the condition we need in the registration area and so the transcendental happening reaching the registration area is registered and so is experienced for the organism. तो फिर से यहाँ 3B की बात करते हैं कि यहाँ 3B के अंदर कोई इनकमिंग इम्पल्स नहीं आता है, मेमोरी पैटर्न को नहीं वो मिल पाता है, न कोई नेगेटिव थॉट पिक्चर बन पाता है और न फिर 4 सेंटर काम करते हैं। तो ये स्थिति जो है, ऐसी स्थिति के अंदर ट्रांसेंडेंटल हैपनिंग जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर वो रजिस्टर हो सकता है और इसका एक्सपीरियंस ऑर्गेनिज्म यहाँ हम कर सकते हैं। द होल और कंप्लीट इंडिविजुअल इज अ पर्सन who is at 3A or 3B stage whenever required and can remain in either 3A or 3B as long as is wanted, and also the transfer from 3A to 3B can be innumerable times daily and in the wink of the eye. तो ये एक इसकी ब्यूटी है कि ऐसे ही व्यक्ति जो है
इसको ही हम पूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं, कंप्लीट व्यक्ति, कि जो 3A या 3B की स्टेज के ऊपर पहुंचा हुआ है और उसको जब चाहे, उसकी जैसी ज़रूरत है इस तरह। क्योंकि कांवरिया जी तो हमेशा हाउस होल्डर बन के ही जीने का एक खास आग्रह करते थे। तो ऐसी व्यक्ति हाउस होल्डर होती है, 3A के ऊपर चाहे पहुँच गई पर हाउस होल्डर है, और उसकी कुछ फैमिली की ड्यूटीज़ है, उसके कुछ ऑब्लिगेशंस है, वो भी उसको निभाना पड़ता है। तो फिर उसको 3A के अंदर रहकर काम करना पड़ता है, जीना पड़ता है। पर जब कोई ड्यूटी नहीं है, अभी शांति है, वो अकेला है, तो फिर वो इमीडिएटली 3D स्थिति के अंदर चला जाएगा, साइलेंट एरिया में चला जाएगा जहाँ कोई विचार नहीं है। तो ये इसकी इच्छा के अनुसार वो इननंबरेबल टाइम्स, चाहे जितनी बार ये इस तरह ए बी जिसमें रहना है वो रह सकता है। और एकदम इमीडिएटली, एक जैसे आँख की पलक लगती है उसी इतनी जल्दी से वो ए में से बी जब में जा सकता है और बी में से ए में आ सकता है। बट समवन may say that in the light of all that is stated above, can we yet call such a life a concurrent life? फिर यहाँ फिर भी एक प्रश्न ये उठाते हैं कि ये 3A और 3B का दोनों जो जिस तरह की जीवन जीते हैं व्यक्ति 3A में या 3B के अंदर, उसको क्या कॉन्करेंट लाइफ कह सकते हैं? साथ साथ में जीना, इस तरह क्या इसको कह सकते हैं? Technically speaking, for a split moment, it is not, but by and large, it is a concurrently lived life, for no time is set aside for worldly life, nor any time is set aside for meditation. Those who cannot live such a concurrent life are socially useless. तो ये एक रूप से कह सकते हैं कि भाई, ना भी कह सकते हैं कि क्योंकि साइमल्टेनियसली एट द मोमेंट दोनों नहीं हो सकते, इधर और है, इसीलिए इसको ना भी कह सकते हैं टेक्निकली। पर बाय एंड लार्ज जो है वो दोनों लाइफ ही है, क्योंकि उसको एक में से दूसरे में जाने में कोई समय ही नहीं लगता है, वो एकदम ऑन द स्पॉट चला जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये एक है या ये दूसरा है, इस तरह का इतनी फास्ट ये चीज़ होती है, इसलिए इसको ये कह सकते हैं कि भाई ये कॉन्करेंट लाइफ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पर जो लोग इस तरह की स्थिति में कॉन्करेंट लाइफ नहीं जीते हैं, वो उनके हिसाब से सोशली यूजलेस होते हैं। तो यहाँ तक पहुँचना पड़ता है 3A और 3B पर, और फिर तो हम सोसाइटी के लिए यूजफुल होते हैं। सोशली यूजलेस का मतलब क्या है कि अभी हम किसी तरह सोसाइटी को यूजफुल नहीं हो सकते। हम जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से सोसाइटी को हेल्प करने का प्रयत्न करते हैं, वो कोई सच्ची सेवा नहीं होती है। वो सच्ची सेवा तो ये जब व्यक्ति 3A और 3B में जाती है और वहाँ से जो 3B में उसको प्रेरणा मिलती है और इस तरह जब वो काम करता है, तो वो सोसाइटी के लिए यूजफुल है या सच्ची सेवा है, ऐसा कह सकते हैं। ये पेज खत्म कर देते हैं अभी। We can compare this quick change over from 3A to 3B and back to 3A thousands of times during a day to our breathing. There is inhalation and then there is exhalation. Two opposite functions to make breath one function. There is a very short pause between the two which is never noticed, and we think our breathing is one continuous action. यहाँ बात एक एग्जाम्पल देके वो ऊपर की बात समझाते हैं कि भाई ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग में दो अपोजिट चीज़ चलती है। एक हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, दो अपोजिट है। फिर भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि हमारा ब्रीदिंग टूटा है या कोई कंटिन्यूटी नहीं है, वहाँ एक स्मॉल पोज भी है, फिर भी हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा ब्रीदिंग जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। वही बात है वो 3A और 3B के अंदर है। 3B में उसी तरह वो जाता है और आता है, चाहे वो दो चीज़ होती है, फिर भी वो इतनी फास्ट होती है कि वो साधक जो है उसका वो नोटिस नहीं कर पाता है। वो कभी A में गया, कभी B में, फिर वापस आ गया। ये बहुत जल्दी जल्दी वहाँ हो सकता है पर नोटिस नहीं होता है।
During the day, how many times our eyes blink, that is shut and open, yet we are unaware of the blinks. These processes are immensely fast and so are unnoticeable and are never of the nature of an hindrance or pause. तो हमारी आंख जो है हजारों बार हम पलक झपकाते रहते हैं दिन के अंदर, फिर भी हमें पता नहीं चलता कि हमने कब पलक झपकी, आंख बंद हुई और खुल गई। इस तरह इतनी ये होती रहती है कॉन्स्टेंटली। वही बात वो 3A और 3B के लिए है कि हम नोटिस नहीं कर पाते कि कब ये ब्लिंक हुआ, अनअवेयर रहते हैं। वही बात 3A और 3B के अंदर जाने के लिए है। और उसमें कोई पोज या हिंड्रेंस जैसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई रुकावट है, रोक अभी ये गया फिर रुका फिर आया, ऐसा नहीं है। वो कांस्टेंट एक प्रक्रिया है। Once an individual is educated in its functions, both the processes of 3A and 3B change over at lightning speed. तो वो जब आप इस तरह का ये इसके ऊपर एक मास्टरी आ जाती है, इसको एजुकेट कर देते हैं, तो एकदम लाइटनिंग स्पीड से जो प्रकाश की गति है, इतनी स्पीड से आप एक में से दूसरे में जा सकते हैं। This is the fascinating aspect of the wonderful human brain, and that human being has to be a complete or developed human being, otherwise the priceless wisdom pouring and that too ceaselessly will be just washed away by the wild and erratic thoughts, the daydreaming, the doubts and fears of the A area of the thinking instrument. तो ये जो ब्रेन है हमारा एक फैसिनेटिंग है, एक आकर्षक ये ब्रेन का एक पहलू है। और जो व्यक्ति है वो वहाँ तक पहुँचता है, वो कंप्लीट और डेवलप व्यक्ति ही होता है, और उसको बनना पड़ता है अगर ये चाहता है तो स्थिति को। वरना तो ये जो हमारे अंदर जो विजडम हर समय साइलेंट एरिया के अंदर आता है, प्राइसलेस विजडम जो है वो, और वो कांस्टेंट आता है, सीजलेसली आता रहता है, वो फिर उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो वॉश अवे हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वाइल्ड और इरेटिक थॉट्स चलते रहते हैं, अस्थिर विचार चलते रहते हैं, फिर डे ड्रीमिंग चलता रहता है, डाउट्स, फियर वगैरह न जाने क्या क्या हमारे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर चलता रहता है। और इसके कारण हम ये जो है प्राइसलेस विजडम का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इन दिस सुप्रीम वे ऑफ लिविंग, एज गीता सेज, it really becomes the real art of living, and yet we are not experiencing the bondage of either the objective world nor of emptiness, nor are we bound to sitting cross-legged and with eyes closed. तो गीता एक आर्ट ऑफ लिविंग की बात करती है और कहती है कि जो हमने देखा था कि दोनों जगत के अंदर रहना है, यहाँ वर्ल्डली लाइफ जो है वो भी जीनी है और साथ साथ में आध्यात्मिक लाइफ है वो भी जीनी है। तो वही बात है 3A और 3B की। तो इस तरह व्यक्ति दोनों वर्ल्ड के अंदर, वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है उसके अंदर भी जी सकता है, और एम्प्टीनेस है उसका भी वो अनुभव लेता है, और वहाँ उसको कोई ऐसे बॉन्डेज या वो कोई बंधन की उसको एक फीलिंग नहीं आती है, कोई बंधन में पड़ गया। अगर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में काम करना है तो उसको बंधन जैसा नहीं लगेगा, वो उसकी ड्यूटी है तो वो करेगा। या फिर वो एक एम्प्टीनेस की स्थिति के अंदर जाता है तो वहाँ भी कोई उसको बंधन नहीं है, और अभी उसको पालथी मार कर बैठ के आँख बंद करके ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, वो पलक झपकते ही ध्यान की स्थिति में चला जाएगा। तो एक वंडरफुल स्थिति ये एक है जो अगर कोई वहाँ तक पहुँचता है तो वी जस्ट फ्लो विथ लाइफ करंट, supremely happy with no cause of anxiety, worry or depression. For now we know and are assured of the mighty force available to us in sea, the silent area, the holy ground at all times of the day or night, sufficiently armed
to meet any of life's challenges. ये ब्यूटीफुल स्थिति की यहाँ फिर से बात करते हैं कि ये ऐसी एक लाइफ का करंट है कि जिसके अंदर वो एकदम सुप्रीमली हैप्पी होकर व्यक्ति जीता है। उसको न वहाँ न कोई चिंता है, न कोई निराशा है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अब वो एक ऐसी जो इसके अंदर एक ऐसा टूल, एक ऐसा शस्त्र हाथ में आ गया है जो माइटी है, वो ऐसा प्रबल है कि वहाँ वो जाके दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंजेस हो, उसको वो वहाँ से इसका सॉल्यूशन ले सकता है और उससे वो परे हो सकता है। तो ये कोई अद्भुत स्थिति जो लोग इसमें जीते हैं इसकी होती है कि यहाँ अभी न चिंता की न डिप्रेशन की बात है। वो एक हमेशा एक अंदर का जो एक सुप्रीम एरिया है, साइलेंट एरिया है, उसके साथ में जीता है और वो हमेशा एक फील करता है कि ही इज ऑलवेज सिक्योर्ड। एक सिक्योर फीलिंग हमेशा रहती है। वी कैन नॉट ओनली गाइड एंड हेल्प अवर सेल्फ बट वी कैन ऑल्सो गाइड एंड हेल्प अदर्स। ये इम्पोर्टेंट बात है कि सच माने में व्यक्ति तभी दूसरों को मदद कर सकता है कि वो जब विजडम के साथ जीता है तो वो विजडम को दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, तो वो अपने को भी मदद रूप होगा और दूसरे लोगों को भी वो मदद रूप फिर सच में वो दूसरे को मदद रूप बन पाएगा। और वो ये क्योंकि हमने तावरिया जी का जीवन जो देखा है कुछ बहुत कम समय के अंदर, पर वो इस तरह जीते थे और इस तरह उसके अंदर हमेशा वो विजडम का एक ये रहता था। और जो भी कुछ हम उनको पूछते थे, जो हेल्प के लिए जो कुछ प्रश्न या कुछ गाइडेंस, वो हमेशा उसके पास अवेलेबल था, क्योंकि वो हमेशा एक विजडम क्लाउड के साथ ही जीते थे। कैन वी नाउ नॉट से दैट द मोस्ट नेचुरल वे टू लिव is to live life concurrently? This quick change over some also call the leap across the barrier. तो अभी हम ना नहीं कह सकते कि भाई ये कॉन्करेंटली नहीं है। 3A में और B में रहना तो एक प्रकार के ये कॉन्करेंटली साथ साथ में ही जीना जैसा ही है। और कई लोग इसको ही एक लीप या जिसको जंप कहते हैं वो स्थिति है, जो कोई बैरियर है उससे भी ऊपर ये चीज़, ये एक लिप की स्थिति, जंप की स्थिति आ जाती है। यहाँ पेपर समाप्त होता है। कंक्लूजन ये मीटिंग का नेक्स्ट टाइम हम देंगे। तो बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत पेपर था। बहुत काफ़ी कुछ जानने को मिला है। जिनको अंदर की स्थिति जानने के लिए में रस है और योगी लोग किस तरह जीते होंगे, ऋषि मुनियों हमारे किस तरह जीते थे, उनकी स्थिति कैसी थी और क्यों इस तरह की थी, ये सारी चीज़ें हमें इसमें समझ में आती हैं। और हम जिस तरह एक खाली थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से या ब्रूडिंग से किस तरह जीते हैं वो भी हमें समझ में आता है। तो इससे हम हमारे बारे में और कुछ कर सकते हैं तो अच्छा है। प्रैक्टिस तो तावरिया जी ने दी ही है। यहाँ समाप्त करते हैं, काफ़ी समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो नेक्स्ट टाइम लेंगे। थैंक यू।